नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन 13वां है ध्वनि। ध्वनि क्या है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है, तो इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर अपने को इस पाठ में मिलेंगे। तो देखते हैं इस पाठ में क्या दिया है। देखो कि अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है, आपको कैसे पता चलता है कि आपका पीरियड चेंज हो गया, या फिर आपको कैसे ज्ञात होता है कि स्कूल लग गया, या कैसे पता चलता है छुट्टी होगी, या फिर कैसे पता चलता है कि ट्रेन आ रही है, बस आ रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्वनि से पता चलता है, हारन से पता चलता है, घंटी से पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ध्वनि है। ये सारी चीज़ें क्या है, ध्वनि है। तो इसी से ध्वनि से ही हमको अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी सुविधाएं हैं और इनसे पता चलता है। तो देखो आगे क्या दिया है आपको इस चैप्टर के अंदर कि ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है कि एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी क्या करती है, सहायता करती है। और अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है ना। कभी कोई संगीत की, कभी किसी ट्रेन की, बस की, कार, जीप का हॉर्न, किसी की बोलने की आवाज़, ये सारी चीज़ें क्या है, ध्वनियाँ हैं। तो ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण कैसे करती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं। कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा, कईयों की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, कईयों की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ध्वनियों के अंतर्गत आती है कि किसकी आवाज़ कितनी मोटी है, पतली है। तो ये सब क्या है, ध्वनियाँ है। देखो आगे ये आपको बहुत सारी यंत्र दे रखे हैं, हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वाद्य यंत्र हैं और इन सभी की आवाज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। और इनकी आवाज़ की सभी को, जैसे जिसने एक बार सुन ली तो उसको पहचान होती है कि अगली बार यदि वो कहीं घर छोड़ के या किसी स्कूल में या किसी जगह पर किसी शादी में कहीं बज रहा है तो दूर से अपने कह देते हैं कि तबला बज रहा है, वहाँ पे बांसुरी बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, सितार बज रहा है। तो क्योंकि सभी की ध्वनियों की एक विशिष्ट पहचान होती है, सभी की अपनी अपनी। जैसे देखो घर में सभी की आवाज़ अलग अलग होती है ना। तो एक घर में यदि 7 आदमी हैं, 7 जने रह रहे हैं, तो सभी की आवाज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी ने आवाज़ लगाई तो आपको उसकी आवाज़ की पहचान आ जाती है कि मुझे मम्मी बुला रहे हैं या पापा बुला रहे हैं या दादी बुला रहे हैं। किस कारण, उनकी आवाज़ के कारण आपको पहचान होती है। तो सभी की जो आवाज़ है, तारतम्य है, प्रबलता है, आवृत्ति है, आगे अपने पढ़ेंगे किस कारण हमें पता चलता है कि किसकी आवाज़ है, कुछ है। तो देखो अगला जो भाग है वो है आपका ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कि देखो ध्वनि का जो संचरण है वो कहाँ कहाँ होता है, ये पढ़ेंगे कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं, ये चीज़ें भी पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कंपित, कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो कंपन के द्वारा जाती है। कि एक कण यहाँ पे है, उसने ऐसे ऐसे कंपन करना प्रारंभ किया तो दूसरे कण को टच हुआ, उसने कंपन करना प्रारंभ किया, फिर इसने कंपन करना, मतलब कंपित, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा होती है। कि विद्यालय की घंटी जब बज रही है तो आप उसको छू कर देखोगे तो उसमें के बाद में वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। और जब हम ध्वनि ही उत्पन्न कर रही है तो इसे पुनः छू कर देखेंगे तो क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। धातु की एक प्लेट लेंगे, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाएंगे कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारते हैं तो क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है। प्लेट, कढ़ाई धीमे से अपनी उंगली से छू कर देखेंगे, क्या आपको कंपनों का अनुभव होता है। तो देखो कि प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए और चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कस कर पकड़ लीजिए तो क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, इसे फिर से छू कर देखेंगे तो आपको क्या होगा कि ये कंपन कर रहे हैं, आपको कंपन महसूस होते हैं कि जो ध्वनि है वो कंपनों के द्वारा उत्पन्न होती है। इसके बाद रबड़ का छल्ला लीजिए, उसको एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए और पेंसिल बॉक्स के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए और रबड़ के छल्ले का लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है, क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है। तो देखो सीधी सी बात है कि जो ध्वनि है वो कैसे होती है, कंपनों से अनुभव उत्पन्न होती है, कंपित होती है। तो
बाद में बीच में से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। कंपित थाली में तिरंगे उत्पन्न होना। अब देखो इसके लिए क्या करो कि उसमें जल भर लो किसी भी थाली में और उसको किसी चम्मच की सहायता से किनारों से टकराते हैं तो आप दूर खड़े के देखोगे कि जो जल है वो एक तिरंगों के रूप में आगे से आगे गति करता है। तो इसे क्या कहते हैं कि कंपन में वस्तु में वो तिरंगे उत्पन्न होती है। इसके बाद आपको क्रियाकलाप दे रखा है 13.4 कि नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और इसे एक वाद्य यंत्र बनाइए। तो आप इसे मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को फिर इसके कंपनमान भाग को पहचानिए। तो सुपरिचित वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और उसके कंपनमान भागों को पहचानिए और कुछ उदाहरण सारणी में और शेष सारणी को आप पूरा करेंगे कि वीणा है, वीणा में कौन सा भाग कंपन करता है। और उसके बाद दे रखा है आपको तबला, तबला में इस प्रकार आप सभी वाद्य यंत्रों के नाम लिखो और उसमें कौन सा भाग कंपन करता है इसको लिखते हुए इसको आप पूरा कर सकते हो। इसके बाद देखो कि ध्वनि मंजीरा, कुछ अन्य वाद्य यंत्र हैं जिसकी फ़ोटो दे रखी है आपको परिचित कराने के लिए। क्या दे रखा है? मंजीरा। तो ये भी एक क्या है? वाद्य यंत्र है। इसके बाद एक क्रियाकलाप दे रखा है कि आप धातु के 6-8 कटोरे का गिलास लीजिए और इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। आप एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे धीमे आघात करिए तो आपको एक सुखद ध्वनि और जल तरंग उत्पन्न होगी। बहुत ही सुखद सी ध्वनि जो कानों को, जैसे सुखद ध्वनि का अर्थ ये है कि जैसे कोयल की आवाज़ है जो अपने को क्या लगती है? अच्छी लगती है, लेकिन कौवे की आवाज़ अपने को अच्छी नहीं लगती। तो कौवे की आवाज़ अपने को सुखद ध्वनि देती है क्या? नहीं देती। कोई की आवाज़ अपने को सुखद ध्वनि नहीं देती। तो वो उसकी ध्वनि क्या है? कर्कश आवाज़ वाली है, तो वो अपने को सुखद अनुभव नहीं कराती। अब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मर्दगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि उसके संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। यही फ़र्क है कि मनुष्यों के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि है। देखो कि कुछ समय बाद तक जोर से बोलिए या गाना गाइए या बोरे की तरह गुंजन कीजिए। तो क्या होता है कि जोर से बोलते हो तो थोड़ी देर के बाद आपके गले में क्या हो जाती है? खराश उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आपकी आवाज़ खरखश जैसी हो जाती है या फिर खांसी उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा तेज़ बोली। तो इसी प्रकार की मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उबार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। तो शरीर का यह भाग क्या है? वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने वाले स्थान पर एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। क्या बनी होती है? संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या फिर ढीला कर देती है। तो जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार है जो या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। इस कारण अपने बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोल सकते, एक लिमिट में ही बोल सकते हैं। आपके पास क्रियाकलाप दे रखा है इसी को समझाने के लिए 13.6 इसे आप पढ़ सकते हो। देखो क्रियाकलाप को करते हुए बच्चे दिखा रहे हैं कि वाक तंतुओं की कार्यविधि क्या है। इसके बाद देखो कि पुरुषों के वाक तंतुओं की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 20 mm। कितनी होती है? 20 mm और महिलाओं में 15 mm होती है। पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई 20 mm और महिलाओं में 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है। बच्चों के वाक तंतु छोटे होते हैं, पुरुषों के 20 mm, महिलाओं के 15 mm। यही कारण है कि पुरुष है जो उनकी जो ध्वनि है वो महिलाओं या बच्चों से क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि उसके जो वाक तंतु हैं वो 20 mm के होते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता
जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारते हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। तो क्यों सुन पाती है? क्योंकि ध्वनि का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको बता रहे हैं कि देखो, धातु या कांच का एक गिलास ले जाओ, फिर उसमें क्या करो, आप सेल फोन को रख दो। गिलास में सेल फोन पानी में न रखा जाए, ये खाली गिलास लोगे आप। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से, मतलब आप कहो किसी को कि उस फोन पर फ़ोन करे जिसको गिलास में रखा है। फिर घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। जब गिलास के किनारों पर आप होठों से सटाकर पकड़िए। जब अपने हाथों के बीच में से सटा कर रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि क्या गिलास में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या है, होती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं होता। अगले जो पार्ट में अपने इसकी आवर्ती तार तव के बारे में पढ़ेंगे, क्यों मोटी पतली आवाज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आपका पार्ट पहला था जो